नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र दृष्टि के नए संस्करण के अंतर्गत वन लाइनर करंट को कवर कराया जा रहा है। इस क्रम में आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा व्यक्तित्व। इसके अंतर्गत आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को कवर करेंगे। अगला टॉपिक होगा पुरस्कार। इसके अंतर्गत आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कवर करेंगे। उसके बाद चर्चित स्थल, उसके बाद खेल संबंधित जो वन लाइनर करंट है वो आज ही की क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा। और इस प्रकार इस घटना चक्र दृष्टि के जो भी वन लाइनर पार्ट है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं राष्ट्रीय व्यक्तित्व से। यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूर्ण करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो याद रखिएगा उनका नाम है शालिनी सिंह। याद रखिएगा शालिनी सिंह भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट है जिन्होंने उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स पूर्ण किया है। क्लियर? क्या नाम है इनका? शालिनी सिंह। पहली महिला एनसीसी कैडेट है जिन्होंने उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में पर्वतारोहण का कोर्स कंप्लीट किया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एनटीए के नाम से जानते हैं, इसके नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह नियुक्त हुए हैं जून 2023 में। तो एनटीए के नए महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार सिंह। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन अनुसंधान और विश्लेषण विंग, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में रॉ कहते हैं, इसके नए प्रमुख बने हैं? तो याद रखिएगा अनुसंधान और विश्लेषण विंग अर्थात रॉ के नए प्रमुख होंगे रवि सिन्हा। कौन होंगे? रवि सिन्हा। इनका अपॉइंटमेंट जून 2023 में हुआ है। तो याद रखेंगे एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह और रॉ के नए प्रमुख हैं रवि सिन्हा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात सीवीसी नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अर्थात सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। किसको? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। तो याद रखिएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं अर्थात सीवीसी नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुरवाला। क्या नाम है? न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुरवाला जी ने मद्रास हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। क्लियर? क्या नाम है? न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगावाल। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो याद रखिएगा बंबई हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश हुए हैं न्यायमूर्ति रमेश देवकी नंदन धानुका। क्या नाम है? न्यायमूर्ति रमेश देवकी नंदन धानुका। तो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुरवाला और बंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश देवकी नंदन धानुका। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष आर दिनेश जी को नियुक्त किया गया। किसको? आर दिनेश को। तो याद रखेंगे आर दिनेश साहब वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस सामाजिक कार्यकर्ता को शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है पंडित राम किशन। क्या नाम है? पंडित राम किशन। तो याद रखिएगा पंडित राम किशन साहब जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो शताब्दी पुरुष किसको? पंडित राम किशन जी को। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय अमेरिकी वो कौन है जिनको विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा उनका नाम है अजय बंगा। तो यहां पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। ये जो अजय बंगा साहब हैं ये भारतीय अमेरिकी है, यानी भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। क्या नाम है इनका? अजय बंगा। और ये विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बने। कौन? अजय बंगा साहब। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्व में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। क्लियर? तो याद रखेंगे विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष अजय बंगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा रवनीत कौर। क्या नाम है? रवनीत कौर। तो याद रखिएगा रवनीत कौर जी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? रवनीत कौर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बीएआरसी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती साहब को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात बार्क का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? अजीत कुमार मोहंती साहब को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक अजीत कुमार मोहंती। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि माउंट अन्नपूर्णा फर्स्ट पर चढ़ने वाली पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा अप्रैल 2023 में माउंट अन्नपूर्णा फर्स्ट पर चढ़ने वाले
पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं अर्जुन वाजपेयी। कौन है? अर्जुन वाजपेयी। तो याद रखेंगे अर्जुन वाजपेयी वो पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो अप्रैल 2023 में माउंट अन्नपूर्णा फर्स्ट पर चढ़े। क्या नाम है उनका? अर्जुन वाजपेयी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है? तो याद रखिएगा अप्रैल 2023 में मोनिका दास जी को बिहार चुनाव आयोग ने अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। और ये जो मोनिका दास जी हैं ये किस समुदाय से आती हैं? तो ये ट्रांसजेंडर समुदाय से आती हैं। क्लियर है? यानी ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित मोनिका दास जी को बिहार चुनाव आयोग ने अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। कब? अप्रैल 2023 में। तो याद रखेंगे क्या नाम है? मोनिका दास। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली वो दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है? तो याद रखिएगा उनका नाम है सुखोई 30 MKI। उस फाइटर जेट का नाम क्या है? सुखोई 30 MKI। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी और इस प्रकार वो सुखोई 30 MKI में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। इसमें आपको फाइटर जेट का नाम याद रखना है, सुखोई 30 MKI। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना है? तो याद रखिएगा IPS कृष्ण प्रकाश जी। याद रखिएगा IPS कृष्ण प्रकाश जी गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं। विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं IPS कृष्ण प्रकाश, जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक उसको तैरे। क्लियर? तो याद रखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा गुफा तक तैरने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने हैं IPS कृष्ण प्रकाश। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो याद रखिएगा उनका नाम है न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर। क्या नाम है? न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर साहब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस बने हैं। क्या नाम है? न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो याद रखिएगा उनका नाम है न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। क्या नाम है? न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। तो याद रखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति प्रिंतिकर दिवाकर साहब और पटना उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन बने हैं। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी? यानी उन पहली महिला का नाम बताइए जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित किया है। तो उनका नाम है सुरेखा यादव। क्या नाम है? सुरेखा यादव। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि चीन की सीमा यानी जो लद्दाख की तरफ है, यानी चीन की सीमा पर सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा उनका नाम है गीता राणा। क्या नाम है? गीता राणा। तो याद रखिएगा चीन की सीमा यानी लद्दाख की सीमा पर सेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है कौन? गीता राणा। क्लियर? मार्च 2023 में। क्लियर? तो याद रखेंगे चीन की सीमा यानी लद्दाख साइड में सेना की इकाई का नेतृत्व करेंगी गीता राणा और इस प्रकार इस क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली वो पहली महिला होंगी गीता राणा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि देश के नए महालेखा नियंत्रक अर्थात CGA के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा देश के नए CGA SS दुबे साहब होंगे। कौन होंगे? SS दुबे। तो याद रखेंगे देश के नए CGA कौन है? SS दुबे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा नीति आयोग के नए CEO होंगे BVR सुब्रमण्यम। कौन होंगे? BVR सुब्रमण्यम। तो याद रखिएगा नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO होंगे BVR सुब्रमण्यम। क्या नाम है? BVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये क्रम भी आप याद रखेंगे। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे रुचिरा कंबोज। तो आप याद रखेंगे भारत को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो याद रखेंगे झारखंड के नए चीफ जस्टिस होंगे संजय कुमार मिश्रा। क्या नाम है? संजय कुमार मिश्रा। ये झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। क्या नाम है? संजय कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी होंगे। कौन है? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। तो याद रखिएगा
फरवरी में डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को भारत का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैयार होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं कैप्टन शिवा चौहान। क्या नाम है? कैप्टन शिवा चौहान। और कैप्टन शिवा चौहान वो पहली महिला अधिकारी होंगी जो कि सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात है। क्लियर है? क्या नाम है उनका? कैप्टन शिवा चौहान। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है 2 जनवरी 2023 को मैथिली ठाकुर को। किसको? मैथिली ठाकुर को। तो याद रखेंगे, चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। किसको? मैथिली ठाकुर को। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व से संबंधित। इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मलेशिया ने किस भारतीय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिजरा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा, उस भारतीय का नाम है कंथापुरम अबू बकर मुसलियार। क्या नाम है? कंथापुरम अबू बकर मुसलियार। तो याद रखिएगा, मलेशिया ने कंथापुरम अबू बकर मुसलियार को, जो कि एक भारतीय हैं, इनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिजरा पुरस्कार से जुलाई 2023 में सम्मानित किया है। तो यहां पर देखिए, 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो यह होगी कि जो मलेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है? हिजरा पुरस्कार। आपसे यह पूछा जा सकता है कि हिजरा पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो आपका जवाब होगा मलेशिया का। और दूसरा प्रश्न यह बनेगा कि मलेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिजरा पुरस्कार जुलाई 2023 में किस भारतीय को दिया गया? तो याद होगा, कंथापुरम अबू बकर मुसलियार को। कंथापुरम अबू बकर मुसलियार। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर का भारतीय मूल का पहला लॉर्ड मेयर कौन बना है? तो आपका जवाब क्या होगा? चमन लाल। तो ये जो बर्मिंघम शहर कहा, ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर का भारतीय मूल का पहला लॉर्ड मेयर बने हैं चमन लाल। कौन बने हैं? चमन लाल। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय उद्योगपति को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सत्र, देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो फुल फॉर्म होता है वो सीओपी का होता है। क्लियर? सीओपी का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और इसका 28वां सत्र है, इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखा गया सीओपी 28। क्लियर? कॉप 28। तो ये पूछा जा रहा है कि किस भारतीय उद्योगपति को कॉप 28 में अंतरराष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है मुकेश अंबानी। यानी मुकेश अंबानी वो भारतीय उद्योगपति हैं जिनको कॉप 28 में अंतरराष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया है। किसको? मुकेश अंबानी को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव होंगी सेलेस्टे साउलो। क्या नाम है उनका? सेलेस्टे साउलो। तो याद रखेंगे, सेलेस्टे साउलो वो पहली महिला महासचिव हैं किसकी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, सेलेस्टे साउलो। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनका संबंध किस देश से? तो याद रखिएगा, सेलेस्टे साउलो का संबंध अर्जेंटीना से है। कहां से? अर्जेंटीना से। तो अगर मैं एक लाइन में इसको समराइज कर दूं तो अर्जेंटीना की सेलेस्टे साउलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। कब? जून 2023 में। क्लियर? सेलेस्टे साउलो कहां की है? अर्जेंटीना की। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र आयोजित हुआ? 78वां। पहली बात तो आपको यह याद रखनी है। दूसरी बात कि जो जून 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र आयोजित हुआ, इसमें अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस को चुना गया। किसको? डेनिस फ्रांसिस। यानी डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है, डेनिस फ्रांसिस। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस महिला ने ट्विटर, अब एक्स कॉर्प, कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि ट्विटर को रीब्रांड किस नाम से किया गया? एक्स। क्लियर? कल आप पढ़े। तो वही पूछा जा रहा है कि किस महिला को ट्विटर, जिसे आप एक्स कॉर्प कर रहे हैं, इसके नए सीईओ के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा, ट्विटर की यानी एक्स कॉर्प के नए सीईओ के रूप में जिस महिला को चुना गया है उनका नाम है लिंडा याकारिनो। क्या नाम है? लिंडा याकारिनो। तो याद रखिएगा, लिंडा याकारिनो वो महिला है जिनको ट्विटर का नया सीईओ चुना गया, या ट्विटर के अलावा नाम लिखा रह सकता है एक्स कॉर्प। ठीक है? तो याद रखेंगे, ट्विटर अर्थात एक्स कॉर्प की नए सीईओ के रूप में लिंडा याकारिनो, जो कि एक महिला है, उनको चुना गया। क्लियर? लिंडा याकारिनो। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम क्या है? यानी वो पहली मुस्लिम महिला कौन है जो अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनी है?
तो याद रखिएगा अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम है नुसरत जहां चौधरी। क्या नाम है? नुसरत जहां चौधरी। और ये कब बनी है? जून 2023 में। तो याद रखिएगा जून 2023 में अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम है नुसरत जहां चौधरी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वो किस अमेरिकी न्यायालय में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी। तो याद रखिएगा नुसरत जहां चौधरी यूएस कोर्ट ऑफ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी। तो याद रखिएगा अमेरिका के संघीय न्यायालय यानी संघीय न्यायाधीश के तौर पर चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम है नुसरत जहां चौधरी और वो यूएस कोर्ट ऑफ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी। कौन? नुसरत जहां चौधरी। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय मूल की महिला को वियना में संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामले के कार्यालय अर्थात UNOOSA के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा उनका नाम है आरती हुल्ला मैनी। क्या नाम है? आरती हुल्ला मैनी। तो याद रखिएगा भारतीय मूल की महिला है कौन? आरती हुल्ला मैनी, जिनको वियना में संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय अर्थात UNOOSA के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए यहां पर एक बात और पूछी जा सकती है कि जो संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामले के कार्यालय है वो कहां पर है? तो वियना में। यानी UNOOSA का कार्यालय कहां पर है? वियना में। और यही UNOOSA के वियना कार्यालय में निदेशक के रूप में जिस भारतीय मूल की महिला को नियुक्त किया गया है उनका नाम है आरती हुल्ला मैनी। क्या नाम है? आरती हुल्ला मैनी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि न्यूयॉर्क जिला अदालत में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 2023 को अरुण सुब्रमण्यम। क्या नाम है? अरुण सुब्रमण्यम। ये न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश हैं। क्या नाम है? अरुण सुब्रमण्यम। तो याद रखेंगे अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश हैं। क्या नाम है? अरुण सुब्रमण्यम। ये याद जरूर रखिएगा कि ये न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश हैं अरुण सुब्रमण्यम। क्लियर? यानी अरुण सुब्रमण्यम साहब जो हैं वो किस जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं? अगर ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होगा न्यूयॉर्क जिला अदालत के, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे गए इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, एक तो ये सीधा प्रश्न जो पूछा गया ये पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अप्रैल 2023 में किस जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं अरुण सुब्रमण्यम? तो आपका जवाब होगा न्यूयॉर्क जिला अदालत के। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री अर्थात प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा मार्च 2023 में स्कॉटलैंड देश के प्रथम मंत्री अर्थात प्रधानमंत्री बने हैं हमजा यूसुफ और ये पाकिस्तान मूल के हैं। तो यहां पर आपको दो बात याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री अर्थात प्रधानमंत्री मार्च 2023 में कौन बने हैं? तो आपका सीधा जवाब होगा हमजा यूसुफ। और ये किस मूल के हैं? तो याद रखिएगा हमजा यूसुफ पाकिस्तान मूल के हैं और ये स्कॉटलैंड के मार्च 2023 में प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय मूल की सिख महिला ने अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो याद रखिएगा अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में जिस भारतीय मूल की सिख महिला को कार्यभार दिया गया उनका नाम है लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन। तो याद रखेंगे लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन ये एक भारतीय मूल की सिख महिला है और लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन जी को अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार दिया गया। याद रखिएगा कई बार उस अमेरिकी राज्य का नाम पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायक पुलिस प्रमुख के तौर पर लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन जी की नियुक्ति हुई है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अर्थात IAEA के महानिदेशक किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है राफेल मारियानो ग्रॉसी। क्या नाम है? राफेल मारियानो ग्रॉसी। तो यहां पर दो बात याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि जो राफेल मारियानो ग्रॉसी हैं ये किसके महानिदेशक पुनः नियुक्त हुए हैं? तो आपका जवाब होगा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अर्थात IAEA के। ठीक है, तो IAEA के नए महानिदेशक कौन पुनः नियुक्त हुए हैं? राफेल मारियानो ग्रॉसी। और यह प्रश्न पूछा जाए कि ये किस देश के राजनयिक है? तो आपका जवाब होगा अर्जेंटीना। किस देश के राजनयिक है? अर्जेंटीना के। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के तौर पर मार्च 2023 में डिल्मा वाना रूसेफ को, किसको? डिल्मा वाना रूसेफ को चुना गया। तो याद रखेंगे मार्च 2023 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष होंगे डिल्मा वाना रूसेफ। क्या नाम है? डिल्मा वाना रूसेफ। डिल्मा वाना रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष होंगे मार्च 2023 में। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थी। तो याद रखिएगा ये जो डिल्मा वाना रूसेफ है ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी। अब इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी डिल्मा वाना रूसेफ, अब इनको न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा विश्व बैंक के अभी आपने नए 14वें अध्यक्ष के तौर पर अजय बंगा साहब का नाम याद किया है। यहां पर पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर सितंबर 2022 में किसे नियुक्त किया गया। तो आपका जवाब होगा इंदरमीत गिल को। किसको? इंदरमीत गिल को। तो याद रखेंगे सितंबर 2022 में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर इंदरमीत गिल जी को नियुक्त किया गया। क्या नाम है? इंदरमीत गिल। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है पुरस्कार से संबंधित, और इसमें पुरस्कार में हम लोग सबसे पहले जिस कैटेगरी को कंप्लीट करेंगे वो है राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का वितरण कहां किया गया? जून 2023 में। तो देखिए ये जो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जून 2023 में वितरित किया गया, ये नई दिल्ली में वितरित किया गया। तो देखिए यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का जो वितरण जून 2023 में हुआ, ये किस क्रम का था? तो याद रखिएगा ये चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 था। और दूसरी बात, इसका आयोजन कहां हुआ? तो नई दिल्ली में। क्लियर? अब आइए हम लोग इसके अंतर्गत अन्य कैटेगरी से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि इस चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार गया है वो मध्य प्रदेश को। अगर पूछा जाए कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसको गया है? तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य का एक जिला है जिसका नाम है गंजाम। क्या नाम है जिले का? गंजाम। और ये जिला किस राज्य का है? उड़ीसा का। तो याद रखेंगे चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार उड़ीसा राज्य के जिले गंजाम को गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 था, इसमें सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसको गया है? तो याद रखिएगा तेलंगाना राज्य की ग्राम पंचायत है जिसका नाम है जगन्नाथमपुरम। क्या नाम है? जगन्नाथमपुरम। तो याद रखेंगे जगन्नाथमपुरम जो है ये ग्राम पंचायत है तेलंगाना राज्य की, और इसे चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया। क्या नाम है? जगन्नाथपुरम। क्या नाम है? जगन्नाथपुरम। याद रखेंगे। और ये जगन्नाथपुरम किस राज्य की ग्राम पंचायत है? तेलंगाना की। और इसे चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो कि जून 2023 में दिया गया, किसे प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर के गीता प्रेस को जून 2023 में दिया गया। तो 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको? गीता प्रेस गोरखपुर को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? मई 2023 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस जगह 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा अप्रैल 2023 में 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन महाराष्ट्र राज्य के जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। तो ये फिल्म फेयर अवार्ड 2023 जो था ये किस क्रम का था? तो ये 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 था, और इसका आयोजन अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र राज्य के जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। अब देखिए इसमें और क्या प्रश्न है, ये जो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी को। किसको? गंगूबाई काठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। किसमें? 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में। तो याद रखेंगे 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 जिसका आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 था, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा राजकुमार राव को बधाई हो में सर्वश्रेष्ठ अभिनय का कार्य करने के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। किसको? राजकुमार राव को। किसमें? 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में। तो याद रखेंगे 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को दिया गया। किस फिल्म में काम के लिए? बधाई हो। ठीक है, अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है कि इस 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसको गया? तो याद रखिएगा गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में अभिनय करने वाली अभिनेत्री आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब गया। तो देखिए इसको आप इस तरह भी कोरिलेट कर सकते हैं कि जो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को
और इसी फिल्म में अभिनय करने वाली अभिनेत्री आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। क्लियर? और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव को बधाई हो के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा अप्रैल 2023 में आशा भोसले जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? आशा भोसले जी को। तो याद रखेंगे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले जी को अप्रैल 2023 में दिया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी? तो याद रखिएगा विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। तो याद रखिएगा विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वो पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं जिनको वीरता पदक प्राप्त हुआ है। कब? अप्रैल 2023 में। तो याद रखिएगा अप्रैल 2023 में विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जी को वीरता पदक पुरस्कार मिला और इस प्रकार वीरता पदक पुरस्कार प्राप्त करने वाली दीपिका मिश्रा पहली महिला वायुसेना अधिकारी बनी। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा सोनम वांगचुक को। किसको? सोनम वांगचुक को। तो याद रखेंगे सोनम वांगचुक को संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसको? सोनम वांगचुक को। तो याद रखेंगे संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 सोनम वांगचुक को दिया गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मैल्कम आदिसेशिया अवार्ड 2023, क्या नाम है अवार्ड का? मैल्कम आदिसेशिया अवार्ड 2023। इसके लिए किसे चुना गया? तो याद रखिएगा उनका नाम है उत्साह पटनायक। क्या नाम है? उत्साह पटनायक। तो याद रखिएगा अप्रैल 2023 में उत्साह पटनायक जी को मैल्कम आदिसेशिया अवार्ड 2023 के लिए चुना गया। किसको? उत्साह पटनायक जी को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता जी ने जीता। और यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जिस नंदिनी गुप्ता जी ने जीता वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा राजस्थान से। तो एक लाइन में समराइज कर दे तो राजस्थान की नंदिनी गुप्ता जी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब अप्रैल 2023 में जीता है। क्या नाम है? नंदिनी गुप्ता। अगला देखिए। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को 32वें व्यास पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा उस प्रसिद्ध हिंदी लेखक का नाम है ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। तो याद रखेंगे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी साहब प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं और इनको 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया। तो 32वां व्यास सम्मान 2022 किसको? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी साहब को, और ये एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन्हें किस उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? उन्हें का मतलब किसके लिए? डॉक्टर ज्ञान चौधरी साहब के लिए। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी साहब को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी साहब को जो 32वां व्यास सम्मान 2022 मिला किस उपन्यास के लिए? तो आपका जवाब होगा पागलखाना उपन्यास के लिए। तो सीधा प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा उपन्यास पागलखाना किससे संबंधित है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से। किससे? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी से। क्लियर? और इन्हीं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी साहब को इसी पागलखाना उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? यह भी बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो याद रखिएगा मार्च 2023 में शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया। देखिए यहां पर सरस्वती है, इसमें स है और इनके नाम में भी श है, तो आपको रिलेट कर सकते हैं कि सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी जी को दिया गया मार्च 2023 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो शिव शंकरी है ये किस भाषा की लेखिका है? तो याद रखिएगा शिव शंकरी जी तमिल भाषा की लेखिका है। तो याद रखेंगे तमिल भाषा की लेखिका शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। कब? मार्च 2023 में। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह सम्मान उनकी किस रचना के लिए प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा उनकी रचना का नाम है सूर्यवंशम। क्या नाम है? सूर्यवंशम। और यह 2019 में प्रकाशित संस्करण के लिए। तो देखिए इस पूरी बात को अगर एक लाइन में समराइज कर दें तो 2019 में प्रकाशित संस्करण सूर्यवंशम के लिए तमिल भाषा की लेखिका शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2022 मार्च 2023 में प्रदान किया गया। तो देखिए सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी, यहां पर भी स और इनकी रचना में भी स है, तो सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 के लिए किसको चुना गया है? तो याद रखिएगा उनका नाम है मधु कांकरिया। तो याद रखेंगे मधु कांकरिया को 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया। किसको? मधु कांकरिया को। तो याद रखेंगे मधु कांकरिया को 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस उपन्यास के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा इनके उपन्यास का नाम है हम यहाँ थे। क्या नाम है? हम यहाँ थे। तो याद रखेंगे हम यहाँ थे उपन्यास के लिए मधु कांकरिया साहब को 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया। तो याद रखेंगे हम यहाँ थे उपन्यास के लिए मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 दिया गया।
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 है ये किसको दिया गया। तो देखिए सबसे पहले तो क्रम आप याद रखिएगा कि जो 2022 का बिहारी पुरस्कार है उसका क्रम क्या है 32वां, तो यहां पर 32 में भी 2 और यहां पर 2022, क्लियर है। तो 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाणा को दिया गया। किसको? डॉक्टर माधव हाणा को। तो याद रखिएगा 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाणा को और 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 मघु कांकरिया को दिया गया। और मघु कांकरिया को उनके किस उपन्यास के लिए? हम यहां थे के लिए। अब यह भी प्रश्न उठेगा कि जो डॉक्टर माधव हाणा है इनको किस कृति के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 मिला? तो इनकी कृति का नाम है पचरंग चोला पहर सखीरे। क्या नाम है? पचरंग चोला पहर सखीरे। दोनों बातें आपको याद रखनी है, एक लाइन में मैं समराइज कर रहा हूं। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव हाणा जी को उनकी कृति पचरंग चोला पहर सखीरे के लिए दिया गया। और वहीं 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 हम यहां थे उपन्यास के लिए मघु कांकरिया साहब को दिया गया। यही दो बातें आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। अगला देखिए, अगला जो कैटेगरी है वो है अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किस 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया। तो याद रखिएगा जून 2023 में राजिंदर सिंह जी को, जो कि एक सिख बुजुर्ग हैं और इनकी एज कितनी है 101 वर्ष, इनको ब्रिटिश के प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिया। तो एक लाइन में कहें तो जून 2023 में राजिंदर साहब को या राजिंदर सिंह जी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया। और ये जो राजिंदर सिंह साहब हैं ये 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग हैं, क्लियर। और इनको पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार मिला ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस लेखक को उनके साहित्यिक योगदान के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2023 दिया गया। तो याद रखिएगा पेन पिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन को दिया गया। किसको? माइकल रोसेन को। यानी माइकल रोसेन एक लेखक है, उनके साहित्यिक योगदान के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2023 दिया गया। किसको? माइकल रोसेन को, क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय महिला फिल्म निर्माता को प्रतिष्ठित तारा पुरस्कार जून 2023 में दिया गया। तो याद रखिएगा उस भारतीय महिला फिल्म निर्माता का नाम है कार्तिकी गोंजाल्विस। क्या नाम है? कार्तिकी गोंजाल्विस। तो याद रखेंगे अगर प्रश्न ऐसे भी पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रही कार्तिकी गोंजाल्विस का संबंध किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा वो एक फिल्म निर्माता है। और अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि कार्तिकी गोंजाल्विस जो कि एक महिला फिल्म निर्माता है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला जून 2023 में, तो आपका जवाब होगा तारा पुरस्कार, क्लियर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कार्तिकी गोंजाल्विस को उनके किस डॉक्यूमेंट्री के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिएगा उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द एलिफेंट वेस्पर्स। इसके बारे में तो आपको पता ही है। तो याद रखेंगे एक लाइन में द एलिफेंट वेस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के लिए भारतीय महिला फिल्म निर्माता कार्तिकी गोंजाल्विस को जून 2023 में तारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्लियर। तो ये पूरी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए अभी आप ऊपर भी ये बात पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से मोक्षा राय को सम्मानित किया है। ये भारतीय मूल की है और मोक्षा राय की आयु कितनी है? 7 वर्ष। तो यहां पर एक लाइन में याद रखेंगे 7 वर्षीय मोक्षा राय जो कि भारतीय मूल की हैं, इनको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया। और ऊपर अभी आपने किसके बारे में पढ़ा है? तो आपने पढ़ा राजिंदर सिंह जी के। ये 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग हैं और इनको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से जून 2023 में सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे राजिंदर सिंह साहब को भी याद रखेंगे और मोक्षा राय को भी याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एनी पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा जुलाई 2023 में एनी पुरस्कार 2023 थलपिल प्रदीप को दिया गया। किसको? थलपिल प्रदीप को। तो याद रखेंगे, और ये कहां से संबंधित है? आईआईटी मद्रास से। तो याद रखेंगे आईआईटी मद्रास के थलपिल प्रदीप को एनी पुरस्कार 2023 दिया गया। किसको? थलपिल प्रदीप को। अब ये देखिए थलपिल प्रदीप साहब जो कि आईआईटी मद्रास से संबंधित हैं, इनको किस श्रेणी में एनी पुरस्कार 2023 मिला। तो याद रखिएगा उस श्रेणी का नाम है एडवांस्ड एनवायरमेंटल सॉल्यूशन अवार्ड श्रेणी मिला है, क्लियर। किस श्रेणी में? एडवांस्ड एनवायरमेंटल सॉल्यूशन अवार्ड श्रेणी में। तो एक लाइन में अगर मैं इसको सरलीकृत कर दूं तो एडवांस्ड एनवायरमेंटल सॉल्यूशन अवार्ड श्रेणी में आईआईटी मद्रास के थलपिल प्रदीप साहब को एनी पुरस्कार 2023 जुलाई 2023 में मिला है, क्लियर। क्या नाम है? थलपिल प्रदीप, आईआईटी मद्रास। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच शिक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा स्पिनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया है जोइता गुप्ता को। किसको? जोइता गुप्ता को। तो यहां पर देखिए दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिएगा
कि डच शिक्षा के क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम क्या है? स्पिनोजा प्राइज। पहली बात आप ये याद रखिएगा कि डच शिक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन है? स्पिनोजा प्राइज। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो डच शिक्षा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा प्राइज है, ये किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को दिया गया? तब आपका जवाब होगा जोइता गुप्ता को। किसको? जोइता गुप्ता को। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किस भारतीय को यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए प्रदत्त मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 दिया गया? तो याद रखिएगा उनका नाम है जगदीश बाकन। तो याद रखिएगा यहां पर ये जो मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 है, ये किसके द्वारा दिया गया है? यूनेस्को के द्वारा। पहली बात, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। क्या नाम है पुरस्कार का? मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023। और दूसरी बात, ये जो मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 दिया गया जगदीश बाकन साहब को, किस लिए? तो बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए, यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनके प्रबंधन के लिए जगदीश बाकन साहब को, जो कि एक भारतीय हैं, यूनेस्को के द्वारा मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 दिया गया। क्लियर? किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जगदीश बाकन साहब को जो ये पुरस्कार मिला है जिसका नाम है मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023, ये पुरस्कार किस रिजर्व के प्रबंधन के लिए मिला है? तो उस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है गल्फ ऑफ मन्नार। क्या नाम है? गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहां पर अगर हम पूरी बात को एक लाइन में समराइज करें तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए जगदीश बाकन साहब को यूनेस्को के द्वारा मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 दिया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय फिल्म ने WHO पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा जून 2023 में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ये जो फिल्म है इसने WHO पुरस्कार जीता है। यानी भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इस फिल्म ने WHO पुरस्कार जून 2023 में जीता है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इस फिल्म को किस श्रेणी में विशेष पुरस्कार दिया गया? तो आपका जवाब होगा जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य श्रेणी में भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, इसे WHO पुरस्कार जून 2023 में दिया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में किस भारतीय को गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। यानी भारतीय गवर्नर शक्तिकांत दास साहब को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। क्लियर है? क्या नाम है? शक्तिकांत दास। क्लियर? और इनको कहां सम्मानित किया गया? लंदन में। किससे? सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा जून 2023 में इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ललिता नटराजन जी को दिया गया। किसको? ललिता नटराजन को। तो याद रखेंगे इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ललिता नटराजन जी को दिया गया। किसको? ललिता नटराजन जी को। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उन्हें यह पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया गया? तो याद रखिएगा ललिता नटराजन जी को इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 बाल श्रम उन्मूलन हेतु दिया गया। क्लियर है? ललिता नटराजन जी को बाल श्रम उन्मूलन के लिए इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस पुस्तक ने वर्ष 2023 के लिए एलिजाबेथ ऑगनफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा वर्ष 2023 के लिए एलिजाबेथ ऑगनफोर्ड पुरस्कार जिस पुस्तक ने जीता उसका नाम है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। मैं फिर से पुस्तक का नाम रिपीट कर रहा हूं, उस पुस्तक का नाम है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। इस पुस्तक के लिए 2023 का एलिजाबेथ ऑगनफोर्ड पुरस्कार जीता गया। क्लियर? तो याद रखेंगे रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम पुस्तक के लिए 2023 में एलिजाबेथ ऑगनफोर्ड पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह पुस्तक किस भारतीय द्वारा लिखी गई है? तो उन भारतीय लेखक का नाम है रामचंद्र गुहा। तो यहां पर दो प्रश्न बनेंगे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका जवाब क्या होगा? रामचंद्र गुहा के द्वारा। फिर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2023 के लिए एलिजाबेथ ऑगनफोर्ड पुरस्कार किसे दिया गया? तब आपका जवाब होगा रामचंद्र गुहा साहब द्वारा लिखित रिबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम को 2023 के लिए एलिजाबेथ ऑगनफोर्ड पुरस्कार दिया गया। क्लियर? किसकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा साहब की। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जर्मनी बुक ट्रेड का 2023 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखिएगा उनका नाम है सलमान रुश्दी। तो याद रखेंगे जर्मनी बुक ट्रेड का 2023 का जो शांति पुरस्कार है वो जून 2023 में सलमान रुश्दी को दिया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि किसे आजीवन उपलब्धि के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा उनका नाम है अरुंधति रॉय।
तो याद रखेंगे अरुंधति रॉय जी को उनकी आजीवन उपलब्धि के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया। कब? जून 2023 में। तो याद रखिएगा ये जो यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया किस क्रम का है? 45वां। कब दिया गया? जून 2023 में। किसको दिया गया? अरुंधति रॉय को। क्लियर है? अरुंधति रॉय को जून 2023 में 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार उनकी आजीवन उपलब्धि के लिए दिया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह पुरस्कार उन्हें किस निबंध के लिए प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा ये जो 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार मिला अरुंधति रॉय जी को उनकी निबंध आजादी के लिए, यानी आजादी नामक उनके निबंध के संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए अरुंधति रॉय को 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जून 2023 में दिया गया। क्लियर है? यानी आजादी नामक अरुंधति रॉय के निबंध के संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए अरुंधति रॉय को 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक लेखक हैं जिनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। क्या नाम है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। और एक अनुवादक हैं जिनका नाम है एंजेला रोडेल। तो इस जॉर्जी गोस्पोडिनोव लेखक और एंजेला रोडेल अनुवादक को किस उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया? तो याद रखिएगा उस उपन्यास का नाम है टाइगर टाइम शेल्टर। क्या नाम है? टाइम शेल्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब जिसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिखते हो या स्टार लगाते हो उस कैटेगरी का ये प्रश्न है। तो याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो आपका जवाब होगा टाइम शेल्टर के लिए। दूसरी बात कि टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को और एंजेला रोडेल अनुवादक को। तो ये जो टाइम शेल्टर उपन्यास है इसके लेखक कौन है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव और इसके अनुवादक कौन है? एंजेला रोडेल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि फिक्शन के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा नाम है डेमन कॉपरहेड। देखिए ये जो डेमन कॉपरहेड है ये एक नॉवेल का नाम है। क्लियर है? और किसकी नॉवेल है? तो बारबरा किंगसॉल्वर की। तो याद रखेंगे बारबरा किंगसॉल्वर की नॉवेल का नाम है डेमन कॉपरहेड। फिक्शन के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया और इसके साथ ही साथ हेर्नान डियाज को ट्रस्ट के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। अब मैं इसको एक लाइन में समराइज कर रहा हूं। फिक्शन के लिए वर्ष 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जिसे दिया गया वो नॉवेल डेमन कॉपरहेड जिसकी लेखिका है बारबरा किंगसॉल्वर और हेर्नान डियाज की ट्रस्ट को ये 2023 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो नॉवेल का नाम है डेमन कॉपरहेड और उसकी लेखिका है बारबरा किंगसॉल्वर और ट्रस्ट के लेखक हेर्नान डियाज। इनको 2023 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2023 का यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा 2023 का यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार मई 2023 में नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। किसको किसको? नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को 2023 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? मई 2023 में। अगला देखिए, ये एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, ये नाम सब आपके लिए फेमिलियर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा जा रहा है किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 22 अप्रैल 2023 को रतन टाटा साहब को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। किसको? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से रतन टाटा साहब को 22 अप्रैल 2023 को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा मार्च 2023 में किरण नाडर को। क्या नाम है? किरण नाडर। तो याद रखेंगे मार्च 2023 में किरण नाडर को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और ये जो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का सम्मान है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो आपका जवाब होगा फ्रांस का। तो यहां पर दो प्रश्न बना। सबसे पहली बात कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो आपका जवाब होगा फ्रांस का। फिर दूसरी बात यह पूछी जाएगी कि मार्च 2023 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसे दिया गया? तो आपका जवाब होगा किरण नाडर को। स्पष्ट है? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 का एबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिएगा मार्च 2023 में लुइस ए कैफेरली, किसको? लुइस ए कैफेरली को 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा 2023 का एबेल पुरस्कार किसको? लुइस ए कैफेरली को। लुइस ए कैफेरली को 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि 95वें अकादमी पुरस्कार यानी जो 95वां अकादमी अवार्ड है जिसको आप ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन 12 मार्च 2023 को कहां किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो अकादमी अवार्ड है 2023 का, इसका क्रम है 95वां। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है। दूसरी बात, मार्च 2023 में इस 95वें अकादमी अवार्ड अर्थात ऑस्कर अवार्ड का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में किया गया। अमेरिका के लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में 95वें अकादमी अवार्ड अर्थात ऑस्कर अवार्ड का आयोजन मार्च 2023 में किया गया। स्पष्ट है? अगला देखिए। अब देखिए, इसमें आपको इसकी सब कैटेगरी का प्रश्न है। जैसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 95वें अकादमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो याद रखिएगा, ये जो अमेरिका के लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में 95वां अकादमी अवार्ड अर्थात ऑस्कर अवार्ड हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने जीता। किसने जीता? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो 95वें अकादमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 95वें अकादमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा, नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार 95वें अकादमी अवार्ड अर्थात ऑस्कर अवार्ड को जीता है। क्लियर है? और ये जो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला है नाटू नाटू को, ये नाटू नाटू सॉन्ग किस फिल्म का है? तो आपका जवाब होगा RRR फिल्म का। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किस 95वें अकादमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को पुरस्कार मिला है? यानी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो आपका जवाब होगा द एलिफेंट व्हिस्पर्स को। किसको? द एलिफेंट व्हिस्पर्स को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, प्रित्जकर पुरस्कार 2023 सर डेविड एलन चिपरफील्ड को मिला है। किसको? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। तो याद रखेंगे, सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रित्जकर पुरस्कार 2023 मिला है। किसको? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। तो याद रखेंगे, सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रित्जकर पुरस्कार 2023 मिला है। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि 2022 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा, 2022 के लिए सखारोव पुरस्कार यूक्रेन के बहादुर लोगों को प्रदान किया गया। क्लियर? याद रखिएगा, राष्ट्रपति, चुने हुए नेता और नागरिक समाज को। क्लियर? तो याद रखेंगे, ये जो यूक्रेन के बहादुर लोगों की बात हो रही है, इसमें राष्ट्रपति, चुने हुए नेता और नागरिक समाज को 2022 के लिए सखारोव पुरस्कार दिया गया। क्लियर? याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न होगा वो होगा चर्चित स्थल कैटेगरी का। चर्चित स्थल कैटेगरी में जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस जगह पर भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया जुलाई 2023 में? तो याद रखिएगा, जुलाई 2023 में आंध्र प्रदेश में 23 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। कितने फीट ऊंची प्रतिमा है? 108 फीट ऊंची। देखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 23 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश में 108 फीट ऊंची प्रतिमा किसकी थी जिसका शिलान्यास किया गया? तो अब आपका जवाब होगा भगवान श्री राम की। क्लियर? किसी भी तरह का प्रश्न बने आपको बिल्कुल तैयार रहना है। क्लियर? और कहां पर? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि इंटर सोलर यूरोप 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, इंटर सोलर यूरोप 2023 का आयोजन जून 2023 में जर्मनी के म्यूनिख में किया गया। कहां पर? जर्मनी के म्यूनिख में। तो याद रखेंगे, जर्मनी के म्यूनिख में इंटर सोलर यूरोप 2023 का आयोजन किया गया। कहां पर? जर्मनी के म्यूनिख में। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहां प्रारंभ किया गया? यहां पर आपसे रामायण मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर, इसका निर्माण प्रारंभ हुआ है बिहार के पूर्वी चंपारण में। कहां पर? बिहार के पूर्वी चंपारण में। तो याद रखेंगे, बिहार के पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। कहां पर? बिहार के पूर्वी चंपारण में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों का पहला एम्स कहां पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, वहां पर जो पहला एम्स स्थापित किया गया वो कहां पर? असम राज्य में। कहां पर? असम राज्य में। याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में पार्टिसिपेट किया? तो याद रखिएगा, 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75वीं वर्षगांठ समारोह में पार्टिसिपेट किया। किस हाईकोर्ट में? गुवाहाटी हाईकोर्ट की। तो याद रखिएगा, गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75वीं वर्षगांठ जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 7 अप्रैल 2023 को पार्टिसिपेट किया। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 7 अप्रैल 2023 को किस उच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ समारोह मनाया? तो आपका जवाब क्या होगा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहां खोली गई?
तो याद रखिएगा आपका सही जवाब होगा बिहार के पटना में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा 19 जुलाई 2022 को भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला बिहार के पटना में खोली गई। तो भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहां खोली गई? तो बिहार के पटना में। अगला जो सेक्शन है वो इसके विविध से संबंधित है। यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बन गया है? तो याद रखिएगा जुलाई 2023 में सूरत का जो डायमंड बोर्स है इसने अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। क्लियर? यानी जब तक सूरत का डायमंड बोर्स नहीं था तब तक विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन था? तब आपका जवाब होता था अमेरिका का पेंटागन। लेकिन जुलाई 2023 में यह तथ्य बदल गया। जुलाई 2023 में सूरत के डायमंड बोर्स भवन ने अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन के रूप में अपना नाम दर्ज किया। क्या नाम है? सूरत डायमंड बोर्स। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है? थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है? तो आपका जवाब होगा टीएन सेशन साहब की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टीएन सेशन साहब की रचना है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। किसकी है? टीएन सेशन साहब की। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि द आर्ट ऑफ प्लडर, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा द आर्ट ऑफ प्लडर के जो लेखक हैं उनका नाम है आलेख्य तलपात्रा। क्या नाम है? आलेख्य तलपात्रा। तो याद रखेंगे द आर्ट ऑफ प्लडर पुस्तक के लेखक हैं आलेख्य तलपात्रा। याद रखेंगे ऑर्डर ऑफ द प्लडर पुस्तक के लेखक हैं आलेख्य तलपात्रा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन यूएसए में किया गया। कहां पर? यूएसए में किया गया। तो याद रखेंगे पहले हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 जून 2023 को यूएसए में किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने द योग सूत्राज फॉर चिल्ड्रन नामक नई पुस्तक लिखी है? तो याद रखिएगा ये जो द योग सूत्राज फॉर चिल्ड्रन पुस्तक है ये किसकी है? रूपा पाई की। किसकी है? रूपा पाई की। तो याद रखेंगे रूपा पाई की नई पुस्तक है द योग सूत्राज फॉर चिल्ड्रन। किसकी है? रूपा पाई की। तो याद रखेंगे रूपा पाई की पुस्तक है द योग सूत्राज फॉर चिल्ड्रन। क्या नाम है पुस्तक का? द योग सूत्राज फॉर चिल्ड्रन। किसकी है? रूपा पाई की। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इनके द्वारा एक पुस्तक को लॉन्च किया गया। उस पुस्तक का नाम है रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन पुस्तक है इसको कहां लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र मुंबई में। अब ये रिफ्लेक्शंस जो पुस्तक है जिसका लॉन्च किया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके लेखक है नारायण वाघुल। कौन है? नारायण वाघुल। तो एक लाइन में अगर समराज करें तो नारायण वाघुल की पुस्तक रिफ्लेक्शंस का विमोचन या इसको लॉन्च किया केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महाराष्ट्र के मुंबई में। कहां पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। तो याद रखेंगे रिफ्लेक्शंस पुस्तक किसकी है? नारायण वाघुल की। और इसको लॉन्च किसने किया? निर्मला सीतारमण जी ने। कहां पर? मुंबई में। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक लिखी गई? तो याद रखिएगा स्मोक एंड एसेस जो पुस्तक है वो अमिताभ घोष साहब के द्वारा लिखी गई। अमिताभ घोष साहब के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है स्मोक एंड एसेस। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य भारत का पूरी तरह से पहला ई शासित राज्य हो गया है? तो याद रखिएगा भारत का पहला ई शासित राज्य हो गया है केरल। कौन? केरल। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आपका जवाब होगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो यहां पर याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में कितने सदस्यीय जांच समिति का गठन किया? तो आपका जवाब होगा 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अर्थात उच्चतम न्यायालय ने किया। किस मामले में? अडानी हिंडनबर्ग मामले में। और अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो 6 सदस्यीय जांच समिति है जिसका काम था अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच करना, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में इसको गठित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष थे अभय एम सप्रे। कौन थे? अभय एम सप्रे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है खेल से संबंधित। क्लियर है? अब हम लोग खेल से संबंधित वन लाइनर फैक्ट को देखेंगे और खेल में जो सबसे पहला खेल होगा वो है क्रिकेट। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दलीप ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा जून से जुलाई 2023 के बीच बेंगलुरु कर्नाटक में दलीप ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया। 28 जून से 16 जुलाई 2023 के बीच कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में दलीप ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी टीम विजेता रही? यानी जो कर्नाटक के बेंगलुरु में दलीप ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया, इसमें कौन सी टीम विजेता रही? तो आपका जवाब होगा दक्षिण क्षेत्र। ठीक है, कौन विजेता रही? दक्षिण क्षेत्र।
और ये दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा 2023 में जो आईसीसी विश्व कप होना है, इसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त किया गया। किसको? शाहरुख खान को। तो याद रखेंगे अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2023 में संपन्न आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने जून 2023 में संपन्न आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि तीनों प्रारूपों में सभी मुख्य आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई? तो याद रखिएगा उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। यानी तीनों प्रारूपों में सभी प्रमुख आईसीसी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बीसीसीआई के द्वारा 16वें आईपीएल 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये जो 16वां आईपीएल 2023 आयोजित हुआ बीसीसीआई के द्वारा, ये भारत में आयोजित हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 31 मार्च से 29 मई 2023 के बीच। तो याद रखेंगे 31 मार्च से 29 मई 2023 के बीच भारत में बीसीसीआई के द्वारा 16वें आईपीएल 2023 का आयोजन किया गया। तो ये जो आईपीएल 2023 था, ये कौन सा संस्करण था? 16वां। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2023 के फाइनल मैच में विजेता कौन सी टीम रही? तो याद रखिएगा चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2023 की विजेता रही। और याद रखिएगा ये जो चेन्नई सुपर किंग का खिताब था, ये 5वां खिताब था आईपीएल में। क्लियर है? अब देखिए यहां पर 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये तो आपने देख लिया कि आईपीएल 2023 जो भारत में हुआ, ये 16वां संस्करण था और इसका आयोजन 31 मार्च से 29 मई 2023 तक हुआ। और जो फाइनल मैच हुआ आईपीएल का, वो किस स्टेडियम में खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और इसमें कौन सी टीम विजेता रही? चेन्नई सुपर किंग्स। और ये 5वां खिताब था चेन्नई सुपर किंग्स का। यहां पर एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान का नाम क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? महेंद्र सिंह धोनी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि आईपीएल 2023 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन? तो याद रखिएगा आईपीएल 2023 का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे शुभमन गिल। क्या नाम था? शुभमन गिल। और किस टीम से थे? तो ये गुजरात टाइटंस थे। ठीक है, यानी गुजरात टाइटंस टीम के शुभमन गिल आईपीएल 2023 के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑरेंज कैप जो है किसने जीता? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि किसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो याद रखिएगा जो टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो याद रखिएगा ऑरेंज कैप दिया गया शुभमन गिल को। इन्होंने 890 रन बनाए और किस टीम के हैं? गुजरात टाइटंस। अब इन दोनों फैक्ट को कोरिलेट कर लीजिए। आईपीएल 2023 में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी शुभमन गिल, ऑरेंज कैप पाने वाले खिलाड़ी शुभमन गिल। शुभमन गिल किस टीम से हैं? गुजरात टाइटंस से। ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है? तो जो टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाता है। तो शुभमन गिल ने कितने रन बनाए? 890 रन। क्लियर? कोई फैक्ट नहीं छूटा, आसानी से याद हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पर्पल कैप किसको दिया गया? तो सबसे पहले फिर वही बात हो जाए कि पर्पल कैप किसको दिया जाता है। तो याद रखिएगा जो टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेता है उसको पर्पल कैप दिया जाता है। और याद रखिएगा आईपीएल 2023 में जो पर्पल कैप दिया गया वो मोहम्मद शमी को दिया गया। किसको? मोहम्मद शमी को। और मोहम्मद शमी ने 28 विकेट लिए। और देखिए मोहम्मद शमी भी किस टीम के? गुजरात टाइटंस के। तो याद रखिएगा ऑरेंज कैप और पर्पल कैप दोनों गुजरात टाइटंस को गई। पर्पल कैप किसको गई? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को, और इन्होंने 28 विकेट लिए। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विजडन द्वारा 2023 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की घोषणा किस पुस्तक में की गई? तो याद रखिएगा विजडन के द्वारा 2023 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की घोषणा जिस पुस्तक में की गई उसका नाम है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2023। क्या नाम है पुस्तक का? विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक 2023। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विजडन के द्वारा घोषित वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के नाम क्या है और ये किस देश से आते हैं? तो याद रखिएगा जो विजडन के द्वारा घोषित 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं उसमें से 2 न्यूजीलैंड के हैं। इसमें पहले न्यूजीलैंड के क्रिकेटर का नाम है टॉम ब्लंडेल और दूसरे क्रिकेटर का नाम है डेरिल मिशेल। तो याद रखेंगे टॉम ब्लंडेल और डेरिल मिशेल जो कि न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी हैं, इनको विजडन द्वारा घोषित किया गया है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। वहीं पर 2 खिलाड़ी और इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी का नाम है बेन फोक्स और दूसरे खिलाड़ी का नाम है मैथ्यू पार्ट्स। तो याद रखेंगे बेन फोक्स और मैथ्यू पार्ट्स ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और उनको विजडन द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया। और वहीं पर एक खिलाड़ी भारत के हरमनप्रीत कौर। तो भारत के किस खिलाड़ी को विजडन में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के तौर पे शामिल किया गया? तो आपका जवाब होगा हरमनप्रीत कौर को। क्लियर? याद रखिएगा। अगला देखिए,
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, ये जो पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 हुआ मार्च 2023 में, इसमें मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीता था और किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को। तो याद रखेंगे, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, पहला महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर जीता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि इस प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का शुभंकर क्या था? तो याद रखिएगा, इसका शुभंकर था शक्ति, यानी एक शेरनी। क्लियर है? तो याद रखेंगे, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का शुभंकर था शक्ति अर्थात एक शेरनी। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस महिला प्रीमियर लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाले के लिए ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दिया गया? तो याद रखिएगा, दिल्ली कैपिटल की खिलाड़ी है जिनका नाम है मेग लैनिंग। क्या नाम है? मेग लैनिंग। इनको 345 रन इन्होंने सर्वश्रेष्ठ रन बनाए थे, इसलिए इनको ऑरेंज कैप दिया गया। किसमें? महिला प्रीमियर लीग 2023 में। तो ये बात तो आप स्पष्ट रूप से पहले भी जान चुके हैं कि ऑरेंज कैप किसको देते हैं? जो उस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाता है। और इस महिला प्रीमियर लीग 2023 में जो ऑरेंज कैप दिया गया वो किसको दिया गया? मेग लैनिंग को दिया गया। और ये जो खिलाड़ी मेग लैनिंग है किस टीम की थी? तो दिल्ली कैपिटल की। और मेग लैनिंग ने कितने रन बनाए थे? 345। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, पर्पल कैप दिया गया था महिला प्रीमियर लीग में हेली मैथ्यूज को। किसको? हेली मैथ्यूज को। तो याद रखेंगे, हेली मैथ्यूज को सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए पर्पल कैप दिया गया। और ये जो हेली मैथ्यूज है, इन्होंने 16 विकेट लिए था। और हेली मैथ्यूज किस टीम की थी? तो याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस की। तो याद रखेंगे, मुंबई इंडियंस की हेली मैथ्यूज ने 16 विकेट लेकर पर्पल कैप जीता। और आप सभी जानते हैं कि पर्पल कैप उसे दिया जाता है जो सर्वाधिक विकेट लेता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, ईरानी कप का संबंध प्रथम श्रेणी क्रिकेट से है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता? और ये जो ईरानी कप है वो किस देश से? तो आप उसको कोरिलेट करेंगे भारत से। और किस खेल से? तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट से। हम लोग बात कर रहे हैं कि 2023 में जो ईरानी कप हुआ वो किस टीम ने जीता था? तो याद रखिएगा, 2023 की ईरानी कप को शेष भारत टीम ने जीता था। किसने? शेष भारत टीम ने ईरानी कप 2023 जीता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो सबसे पहले तो बात ये याद रखिएगा कि आईसीसी की महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच हुआ और इसकी मेजबानी की थी दक्षिण अफ्रीका ने। तो याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में 10 से 26 फरवरी 2023 के बीच आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 हुआ। किसकी मेजबानी में? दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में हुआ, इसे किसने जीता? तो याद रखिएगा, इसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता। यानी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 को ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा, ये जो आईसीसी महिला T20 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की, इसकी मेजबानी 2024 में बांग्लादेश करेगा। याद रखेंगे, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने, किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। और आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी बांग्लादेश के द्वारा की जाएगी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता। किसने? सौराष्ट्र ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन हो गए? तो याद रखिएगा, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, रोहित शर्मा वो पहले भारतीय कप्तान हो गए हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप में शतक लगाया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो खेल का सेक्शन है वो टेनिस से संबंधित है। और यहां पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विंबलडन 2023 का आयोजन कहां किया गया? यानी जो विंबलडन टूर्नामेंट है किससे संबंधित है? टेनिस से। और इसका आयोजन कहां और कब हुआ? तो याद रखिएगा, विंबलडन 2023 का आयोजन 3 से 16 जुलाई 2023 के बीच लंदन यूके में हुआ। तो याद रखेंगे, विंबलडन 2023 लंदन यूके में हुआ। अब प्रश्न उठता है कि पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, स्पेन के एक खिलाड़ी है जिनका नाम है कार्लोस अल्कराज। क्या नाम है? कार्लोस अल्कराज। किस देश के खिलाड़ी है? स्पेन के। तो याद रखेंगे, स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा में खिताब जीता। और याद रखिएगा, विंबलडन में पुरुष एकल स्पर्धा में पहला विंबलडन प्राप्त किया किसने? स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। तो याद रखिएगा, यह भी फैक्ट पूछा जा सकता है कि इनका कौन सा? तो ये पहला विंबलडन खिताब था स्पेन के कार्लोस अल्कराज का।
और इन्होंने विंबलडन 2023 में, जो कि यूके लंदन में हुआ, इसमें पुरुष एकल स्पर्धा में ये खिताब जीता है। अगर हम बात कर लें महिला एकल स्पर्धा की, तो महिला एकल स्पर्धा में अपने कैरियर का पहला विंबलडन जीता है चेक गणराज्य की मर्केटा वोंद्रोउसोवा ने। किसने? मर्केटा वोंद्रोउसोवा ने। तो याद रखिएगा, ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार विंबलडन जीता है। तो याद रखिएगा, महिला एकल स्पर्धा में चेक गणराज्य की मार्केटा वोंद्रोउसोवा ने जीता, और वहीं पुरुष एकल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने ये अपना विंबलडन जीता 2023। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन 2023 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। देखिए, जो ये खिलाड़ी जिस देश से संबंधित हैं, कई बार खिलाड़ियों के नाम को देकर ये पूछ लिया जाए। जैसे अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं, तो आपका जवाब होगा स्पेन के। अगर पूछ लिया जाए कि मार्केटा वोंद्रोउसोवा किस देश की महिला खिलाड़ी हैं, तो आपका जवाब होगा चेक गणराज्य की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, तो आपका जवाब होगा सर्बिया के। क्लियर? तो याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन 2023 में टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने। अगर हम यही बात कर लें कि जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तब आपका जवाब हो जाएगा पोलैंड की इगा स्विटेक ने। किसने? पोलैंड की इगा स्विटेक ने। तो अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में चर्चा में रही इगा स्विटेक किस खेल से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा टेनिस से। अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाए कि टेनिस खिलाड़ी इगा स्विटेक किस देश की हैं, तो आपका जवाब होगा पोलैंड। और अगर यह पूछ लिया जाए कि फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तब भी आपका जवाब होगा पोलैंड की इगा स्विटेक ने। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न जो आएगा वो बैडमिंटन खेल से है। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा, ये जो सुदीरमन कप है इसका संबंध बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। और ये मिश्रित टीम टूर्नामेंट है, यानी मिश्रित टीम टूर्नामेंट होता है बैडमिंटन में, जिसके लिए एक कप का नाम है जिसका नाम है सुदीरमन। तो सुदीरमन को सीधे आप बैडमिंटन से कोरिलेट करेंगे। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो सुदीरमन कप 2023 है इसका आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, 14 से 21 मई 2023 के बीच चीन के झुझोऊ में। कहां पर? चीन के सुझोऊ में। कहां पर? चीन के सुझोऊ में सुदीरमन कप 2023 का आयोजन किया गया। तो याद रखेंगे, सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित और सुदीरमन कप 2023 का आयोजन चीन के सुझोऊ में किया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस टीम ने 2023 का खिताब अपने नाम किया, यानी किस टीम ने सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो चीन ने। यानी सुदीरमन कप 2023 चीन के सुझोऊ में हुआ भी, और चीन की टीम ने ही सुदीरमन कप 2023 को जीत भी लिया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन है ये यूके के बर्मिंघम में हुआ। कहां पर? यूके के बर्मिंघम में। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो यूके के बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ, इसमें पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, इसमें पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब चीन के ली सिफेंग ने जीता। किसने? चीन के ली सिफेंग ने जीता। और अगर हम वही बात कर लें महिला एकल स्पर्धा की, तो याद रखिएगा, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के महिला एकल स्पर्धा को दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने जीता। किसने? दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो खेल है वो है फुटबॉल। अब फुटबॉल से संबंधित फैक्ट को देखेंगे। यहां पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 14वीं सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो सैफ चैंपियनशिप होती है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और जो 2023 में सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया ये किस क्रम का था? 14वां। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं कि 14वां सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? तो आपका जवाब होगा कर्नाटक के बेंगलुरु में 21 जून से 4 जुलाई 2023 के बीच 14वां सैफ चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। क्लियर? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सी टीम चैंपियन रही? तो याद रखिएगा, भारत। याद रखिएगा, भारत की टीम जो है चैंपियन रही और इसने 9वां खिताब जीता। कौन सा? सैफ चैंपियनशिप का खिताब भारत ने 9वीं बार जीता और 14वीं सैफ चैंपियनशिप का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो 14वीं सैफ चैंपियनशिप को भारत ने जीता, इसमें उप विजेता टीम कौन सी रही? या इस प्रश्न को ऐसे कहें कि 14वीं सैफ चैंपियनशिप में भारत ने किस टीम को पराजित करके ये चैंपियनशिप जीता? तो आपका जवाब होगा कुवैत। यानी उप विजेता टीम कौन रही? कुवैत। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीता? तो याद रखिएगा, उस टीम का नाम है, उस देश का नाम है उरुग्वे। तो याद रखिएगा, उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अपना फीफा अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीता। क्लियर है? तो याद रखिएगा,
उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल जीता। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि फुटबॉल का इंटर कॉन्टिनेंटल कप किसने जीता? तो आपका जवाब होगा भारत ने फुटबॉल का इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है। और ये दूसरी बार है कि जब भारत ने फुटबॉल का इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता, और ये कब? जून 2023 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 के बीच किया जाएगा। कहां पर? इंडोनेशिया में। तो याद रखेंगे फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में 10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। तो याद रखेंगे फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? इंडोनेशिया में। कब से कब तक? तो 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 के बीच। क्लियर है? किस कप की बात हो रही है? फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 कहां होगा? इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? तो याद रखिएगा प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता। किसने? मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब ने प्रीमियर लीग 2022-23 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न आएगा वो शतरंज खेल से आएगा। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है कि 17वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा 17वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब डिंग लीरेन ने जीता। किसने? डिंग लीरेन ने। तो याद रखिएगा सबसे पहली बात कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 जो हुआ ये किस संस्करण का था? तो 17वें। दूसरी बात 17वां विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आपका जवाब होगा डिंग लीरेन ने। क्लियर है? और दूसरी बात कि जो डिंग लीरेन है किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप है पुरुष में? तो याद रखिएगा इनका संबंध है चीन से। तो याद रखिएगा चीन के डिंग लीरेन चीन के पहले विश्व चैंपियन शतरंज चैंपियन बने हैं और इन्होंने 17वीं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 को जीता है। क्या नाम है? डिंग लीरेन। और कहां के हैं? चीन के। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है चर्चित खेल व्यक्ति से संबंधित। यहां पर पहला प्रश्न है कि लगातार 2 अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाले भारत के प्रथम महिला पहलवान का नाम क्या है? तो याद रखिएगा उनका नाम है अंतिम पंघल। क्या नाम है? अंतिम पंघल। तो याद रखेंगे लगातार 2 अंडर 20 विश्व खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान का नाम अंतिम पंघल है। क्या नाम है? अंतिम पंघल। और कितने किलोग्राम भार में? तो 53 किलोग्राम भार में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्ष 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो याद रखिएगा 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के लिए जो नामित किया गया वो नामित किया गया लल्लीयान जुवाला छांगते को। क्या नाम है? लल्लीयान जुवाला छांगते। थोड़ा सा नाम इनका टिपिकल है लेकिन आप कई बार इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लल्लीयान जुवाला छांगते। तो याद रखेंगे लल्लीयान जुवाला छांगते को 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। अगर हम वही बात कर लें AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब 2022-23 के लिए, तब आपका जवाब होगा मनीषा कल्याण को। तो याद रखेंगे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए मल्लीयान जुवाला छांगते को, और वही AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए मनीषा कल्याण है। कौन है? मनीषा कल्याण। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा किसे सीनियर पुरुष चयन समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा उनका नाम है अजीत अगरकर। तो याद रखेंगे अजीत अगरकर को BCCI के द्वारा सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया 4 जुलाई 2023 को। किसे? अजीत अगरकर को। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज का नाम क्या है? तो याद रखिएगा उनका नाम है भवानी देवी। देखिए यहां पर प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा इनका संबंध तलवारबाजी से है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज है भवानी देवी। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो याद रखिएगा कांस्य पदक जीता है। क्लियर है? कौन सा पदक जीता भवानी देवी ने? कांस्य पदक। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो याद रखिएगा इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स। तो याद रखेंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। क्या नाम है? बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया? तो याद रखिएगा उस भारतीय क्रिकेटर का नाम है सचिन तेंदुलकर। तो याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर के नाम पर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? तो याद रखिएगा 5 भारतीयों को
यानी 5 भारतीय क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने मानद आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया है। कितने क्रिकेटर को? 5 क्रिकेटरों। किस क्लब ने? मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने। अगला देखिए, अब अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिस 5 भारतीय क्रिकेटर को मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया है, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, उसमें महेंद्र सिंह धोनी है, युवराज सिंह है, सुरेश रैना है, मिताली राज है और झूलन गोस्वामी। एक बार मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, महेंद्र सिंह धोनी है, युवराज सिंह है, सुरेश रैना है, मिताली राज है और झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि आईसीसी पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला खिलाड़ी, पहली महिला एम्पायर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि किसी आईसीसी पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पहली बार कोई महिला एम्पायर बनी है, उनका नाम है किम कॉटन। क्या नाम है? किम कॉटन। और वो किस देश की है? न्यूजीलैंड की। तो एक लाइन में देखिए, न्यूजीलैंड की किम कॉटन आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला, क्या नाम है? किम कॉटन। और कहां की है? इंग्लैंड की। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे फीफा अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया? तो याद रखिएगा, 16 मार्च 2023 को फीफा अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया जियानी इन्फेंटिनो को। किसको? जियानी इन्फेंटिनो को। तो याद रखिएगा, जियानी इन्फेंटिनो 16 अगस्त 2023 को फीफा के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुई हैं। क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? जियानी इन्फेंटिनो। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि पाक जल डमरू को सबसे तेज गति से तैरकर पार करने वाली भारतीय कौन बने? यानी जो पाक जल डमरू मध्य है, इसको सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है संपन्न रमेश सेलार। क्या नाम है? संपन्न रमेश सेलार। तो याद रखेंगे, संपन्न रमेश सेलार पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेज गति से पार करने वाले भारतीय बने हैं। क्या नाम है? संपन्न रमेश सेलार। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एशियाई शतरंज महासंघ ने वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो याद रखिएगा, भारत के डी गुकेश को। किसको? भारत के डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या नाम उनका? डी गुकेश, भारत के। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन्होंने किस वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है? तो याद रखिएगा, अंडर 21 में। तो याद रखिएगा, अंडर 21 वर्ग में भारत के डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। कब? 2 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय ओलंपिक महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। कौन है? पीटी ऊषा। अगला देखिए, अगला जो है वो खेल के विविध सेक्शन से है। इसमें पहला प्रश्न है कि विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन 14 से 20 अगस्त 2023 के बीच कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, जार्डन के अम्मान में। जार्डन के अम्मान में विश्व अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। तो याद रखेंगे, जार्डन के अम्मान में 14 से 20 अगस्त 2023 के बीच विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 पुरुष हॉकी का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 पुरुष हॉकी का आयोजन भारत के चेन्नई में 3 से 12 अगस्त 2023 को किया गया। तो याद रखेंगे, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 पुरुष हॉकी की चेन्नई, भारत में आयोजित की गई। अब पूछा जा रहा है कि इस प्रतियोगिता में विजेता कौन रहा? तो याद रखिएगा, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 पुरुष हॉकी की जो कि चेन्नई, भारत में संपन्न हुई, इसमें भारत विजेता रहा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो याद रखिएगा, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। कहां पर? थाईलैंड के बैंकॉक में। तो याद रखेंगे, थाईलैंड के बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो 12 से 16 जुलाई 2023 के बीच। अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ, इसका शुभंकर क्या था? तो याद रखिएगा, इसके शुभंकर थे हनुमान। क्लियर? याद रखेंगे, हनुमान शुभंकर के साथ एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में 12 से 16 जुलाई 2023 को हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय दल कितने पदक जीतने में सफल रहा? यानी ये जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड के बैंकॉक में हनुमान शुभंकर के साथ हुआ, इसमें भारतीय दल ने कितने पदक जीते? तो आपका जवाब होगा 27। कितने पदक जीते? 27। और इस 27 पदक में से कितने स्वर्ण है? 6 स्वर्ण है, 12 रजत है और 9 कांस्य है। तो याद रखेंगे, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने 27 पदक कुल जीते, जिसमें से 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य थे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मई जून 2023 के मध्य संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब किसने जीत लिया? तो याद रखिएगा, भारत ने चौथी बार
मई जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब जीता है? किसने जीता है? भारत ने। कौन सी बार? चौथी बार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भारत ने ये जो पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 जीता, किसे पराजित करके? तो ये प्रश्न को और महत्वपूर्ण बनाता है कि भारत ने पाकिस्तान को पराजित करके पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब जीता और ये खिताब भारत ने चौथी बार जीता। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य की मेजबानी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन हुआ, ये उत्तर प्रदेश की मेजबानी में हुआ। क्लियर है? किसकी मेजबानी में? उत्तर प्रदेश की। और याद रखिएगा कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है KIUG। क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म? KIUG। क्लियर? और एक बात और याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश की मेजबानी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 हुआ, इसमें से जो निशानेबाजी की प्रतियोगिता है उसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। क्लियर? ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब याद रखिएगा, KIUG जहां लिखा है वहां तुरंत आप समझेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। और इस बार 2022 का ये किस राज्य में इसका आयोजन हुआ? उत्तर प्रदेश में। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन है वो कब हुआ? तो याद रखेंगे 25 मई से 3 जून 2023 के बीच। तो याद रखिएगा 25 मई से 3 जून 2023 के बीच खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ और एक दिल्ली में निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में हुआ? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन हुआ। फिर यह प्रश्न उठ रहा है कि वो 4 शहर कौन से हैं? तो याद रखिएगा, इसमें वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर है। तो याद रखेंगे, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर, ये 4 शहर ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 आयोजित हुआ। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का ये कौन सा संस्करण था जो कि 25 मई से 3 जून 2023 के बीच हुआ? तो आपका जवाब होगा तीसरा। तो याद रखिएगा, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था और उत्तर प्रदेश के 4 शहर में वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। अब यह प्रश्न उठ रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण हुआ, इसका शुभंकर क्या था? तो याद रखिएगा, इसका शुभंकर था जीतू। ये क्या है? बारहसिंगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का शुभंकर था जीतू, यानी ये क्या था? बारहसिंगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में 26 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो उस विश्वविद्यालय का नाम है पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। तो याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने सर्वाधिक 26 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 उड़ीसा के भुवनेश्वर में 9 से 12 जून 2023 के बीच हुआ। तो याद रखेंगे, पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 कहां पर? तो याद रखेंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कब से कब तक? तो 9 से 12 जून 2023 के बीच उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा, जर्मनी के बर्लिन में ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेल 2023 का आयोजन किया गया। कब से कब तक? तो 17 से 25 जून 2023 के बीच। क्लियर? देखिए, ग्रीष्मकालीन था और इसका नाम बर्लिन है, आप कोरिलेट कर लीजिए। तो जर्मनी के बर्लिन में ग्रीष्मकालीन विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ और कब हुआ? 17 से 25 जून के बीच। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो 37वां राष्ट्रीय खेल था ये जून 2023 में हुआ। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जून 2023 में राष्ट्रीय खेल जो हुए वो किस क्रम का था? तो ये 37वां राष्ट्रीय खेल था। और जो मूल प्रश्न पूछा जा रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो आपका जवाब होगा मोगा। मोगा क्या है? जंगली भैंसा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, मोगा अर्थात जंगली भैंसा के शुभंकर के साथ 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जून 2023 में हुआ। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो 37वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में हुआ था और इसका शुभंकर था मोगा अर्थात जंगली भैंसा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, 8 मई 2023 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में हुआ। तो याद रखेंगे, पेरिस फ्रांस में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 का आयोजन 8 मई 2023 को हुआ। कहां पर? पेरिस फ्रांस में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इस 23वें लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2023 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को
23वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन का खिताब दिया गया। यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। और अगर हम वही बात कर लें वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का खिताब, तब आपका जवाब होगा जमैका की सैली अन फ्रेजर प्राइस को। किसको? सैली अन फ्रेजर प्राइस को, जो कि जमैका की हैं। इनको वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला किसके तहत? 23वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 के अंतर्गत। तो यदि हम इन सभी तथ्यों को एक लाइन में समराइज कर दें तो आप कहेंगे कि 23वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 का आयोजन पेरिस फ्रांस में 8 मई 2023 को हुआ, जिसमें वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने जीता। वहीं वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का खिताब जमैका की सैली एन फ्रेजर प्राइज ने जीता। किसने? सैली एन फ्रेजर प्राइज ने। कहा कि जमैका की। क्लियर है? ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, इस प्रकार यहां पर जो वन लाइनर फैक्ट्स थे इस घटना चक्र दृष्टि के नए संस्करण में, वो यहां पर कंप्लीट हो गया आज। निश्चित रूप से मेरे तरफ से ये प्रयास किया गया कि आपके लिए एक बेनिफिशियल सीरीज चलाई जाए, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको ये लाभदायक भी होगी। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।